तो साथियों, वेलकम बैक। मैं एच रोशन फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के अंतर्गत जो जनरल साइंस है, जिसमें फिजिक्स की बात करेंगे। और फिजिक्स में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पढ़ रहे थे, सदिश एवं अदिश की बात, जिसमें मैं कुछ बेसिक मौलिक बातें को बता चुका था। अब उसी में आगे चलते हैं। तो साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखें, पढ़ें। और यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ कुछ आंकिक प्रश्न बनाने का कॉन्सेप्ट को देखें। तो हम लोग वेक्टर में स्केलर वेक्टर की पहचान करने के तरीके, उसके फीचर्स को समझ चुके थे। उसी में आगे चलते हैं। और हम लोग देख रहे थे वेक्टर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था एडिशन ऑफ वेक्टर। यही पढ़ रहे थे दोस्तों। तो इसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर को। जिसमें हमने कहा था सदिशों को जोड़ने का एक विशेष प्रक्रिया होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि इसे हम ज्यामितीय विधि से जोड़ते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर सदिशों का जोड़, और सदिशों का जोड़ हमने कहा था कि जब भी जोड़ेंगे ये ज्यामितीय विधि से जुड़ेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस। और ज्यामितीय विधि को हमने कहा था त्रिभुज का नियम कहा जाता। और यह भी मैंने बताया था कि जो भी राशि त्रिभुज के नियम से जुड़ेगा वही वेक्टर होगा। जो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करेगा उसे सदिश नहीं माना जाता है फिजिक्स में। तो इसी को हम लोग देखेंगे, जिसका मौलिक बात हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। उसी को मैं आज कंक्लूड करूंगा। तो देखते हैं दो सदिशों का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, और उससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो कैसे हम लोग को याद रखना। तो दो सदिश का जोड़ देखना। तो सबसे पहले तो दो सदिश लेना है। तो दो सदिश हम पिछले क्लास में भी लिए थे कि एक सदिश ये है, जो पहला सदिश है जिसको हम पी कहते हैं। तो एक सदिश लिया गया है जिसको पी से मैंने डिनोट किया। और एक सदिश ये है जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। हमने कहा था कि सदिश को हमेशा एरो के निशान से दर्शाया जाता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। एरो का हेड डायरेक्शन दिखाता है, उसका टेल जो होता है मैग्नीट्यूड या परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो दो इंपॉर्टेंट यहां वेक्टर लिया गया है, पी और क्यू। इसको जोड़कर इसका एक रिजल्टेंट प्राप्त करना है। इसके बदले एक सदिश को हमको प्राप्त करना है, और जो सदिश प्राप्त हो जाएगा उस सदिश को एक नाम देते हैं, जिसे रिजल्टेंट वेक्टर या परिणामी सदिश कहते हैं। जोड़ने का हमने नियम बताया था कि जब भी जोड़ेंगे तो एक तरीका होगा कि पहला वेक्टर ले लेंगे ऐसे। पहला वेक्टर ने पी लिया है तो पी ले लें, तो ये पी है। और हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जब भी जोड़ेंगे तो पहला सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रख देंगे। तो ये पहला सदिश का ये हेड है और दूसरा सदिश का ये टेल है। तो इस पर ऐसे रखें दूसरा सदिश को, क्यू को। तो क्यू रख देंगे ऐसे। तो पहला का हेड और दूसरा का टेल मिल गया। अब करना क्या है कि पहला का टेल और दूसरे के हेड को एक लाइन से मिलाएं। तो ऐसे मिला देंगे ये। तो ये एक नया आपको डायरेक्शन मिलेगा मैग्नीट्यूड के साथ, एक नया एरो। तो ये जो लाइन खींचा गया ये इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाए, और रिजल्टेंट वेक्टर को आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर हमने पढ़ा था कि P और प्लस Q होता है। मतलब दोनों को अगर जोड़ना है तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोनों से, और दोनों से जब त्रिभुज बना लेंगे तो उस त्रिभुज का जो कर्ण होगा वही त्रिभुज का कर्ण उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मान दे देगा, जिसको हम R बराबर P प्लस Q कह सकते हैं। और जब R बराबर P प्लस Q को सॉल्व करेंगे तो हमने कहा था कि R का मान जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन में दिख रहा है मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो अंडर रूट आता यहां पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही हमने बताया था पिछले क्लास में, और कहा था कि सदिशों को जोड़कर ये मौलिक कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जोड़ने पर किसी दो सदिश को जोड़ेंगे तो इसी वैल्यू से आपको उसका रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा, जहां p पहला सदिश है, क्यू दूसरा सदिश है, और थीटा दोनों के बीच का कोण है।
तो यहां ध्यान रखना है थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि थीटा के बिना आप दो सदिश को जोड़ नहीं सकते हैं। और थीटा क्या है, तो सिंपल सामान्य भाषा में समझे तो थीटा दो सदिशों के बीच को कोण को दर्शा रहा, मतलब सदिश का डायरेक्शन बता रहा है कि सदिश है किधर किधर। तो थीटा याद रखना है कि जब थीटा की बात आ जाए तो यहां थीटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों सदिश के बीच का कोण है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों सदिश के बीच का कोण दिया रहे और दो सदिश दिया रहे तो आप इस बेसिक फॉर्मूले से उसका आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यही एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। अब इसी का एप्लीकेशन देखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब चलते हैं कि दो सदिश P और Q दे दिया जाए तो P और Q को जो जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, मतलब दोनों को जोड़ने पर कितनी राशि महत्तम हो सकती है और कितनी राशि न्यूनतम हो सकती है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना। तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है साथियों। ये P है पहला वेक्टर, Q है दूसरा वेक्टर और थीटा दोनों के बीच का कोण। अब इस रूप में आपको पूछ दे कि R का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो P और Q वेक्टर को आप बदल नहीं सकते, इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अगर अलग अलग होगा, थीटा का मान बदलेगा तो दोनों का रिजल्टेंट का मान बदलेगा। मतलब P और Q को कांस्टेंट रखा जाए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो इसका R का मान बदलेगा। और R का मान जो वेरी करेगा वो दो तरह से, एक R जो होगा इसका मिनिमम वैल्यू होगा, तो ये ध्यान रखना है R मिनिमम को, मतलब R का सबसे न्यूनतम मान। और न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान देना है यहां पर यह बेसिक फॉर्मूला है R बराबर √P² Q² प्लस 2P cos थीटा। तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम P और Q का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन बदल सकता है। किसी वेक्टर को हम अलग अलग डायरेक्शन में लगाएं तो थीटा बदलेगा, और जब थीटा का मान मिनिमम होगा तो R का मान भी मिनिमम होगा। और R मिनिमम होने के लिए थीटा का मान जो होता है वो मिनिमम करें तो थीटा का मान जो कॉस में होता है तो कॉस थीटा जो मिनिमम होगा वो -1 होगा। और -1 का वैल्यू आता है कब, जब कॉस 180 डिग्री हो। मतलब जब थीटा का वैल्यू ये थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये कॉस का मान मिनिमम होगा -1, इससे छोटा वैल्यू कॉस का नहीं होता। और इस रूप में आप अगर थीटा 180 डिग्री रख दें इस इक्वेशन में तो आर जो प्राप्त होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखें आर मिनिमम बराबर, तो आर मिनिमम लिखें तो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दें तो सॉल्व कर देंगे तो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 180 का मान -1 और अंडर रूट। अब इसको अंदर लाएं तो P² प्लस Q² माइनस 2PQ का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में अंडर रूट P और प्लस Q का P और माइनस Q का होल स्क्वायर, और P माइनस Q का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखें तो यहां वैल्यू मिलेगा P माइनस Q, और यही वैल्यू R का वैल्यू होगा। तो R बराबर P माइनस Q, मतलब अगर आपको पूछ दिया जाए कि दो सदिश दिया हुआ है और दो सदिश का R मिनिमम कितना होता है तो सिंपल करना कुछ नहीं है कि R मिनिमम जो होगा वो P माइनस Q के बराबर होगा। मतलब दोनों सदिश को एक दूसरे में बड़े से छोटे को घटा देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा कि उसका मिनिमम वैल्यू कितना। तो एक वैल्यू मिनिमम की बात। अब इसी की जगह अगर R मैक्सिमम पूछे कि R मैक्सिमम दो सदिश के लिए कितना होगा, तो R मैक्सिमम जो होता है वो P प्लस Q के हिसाब से यहां पर देखें तो P वेक्टर Q वेक्टर का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाला तो थीटा का मान मैक्सिमम करना पड़ेगा, और cos थीटा का मान R मैक्सिमम के लिए cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है बराबर cos 0 डिग्री। तो ध्यान रखना है कि 1 के लिए वैल्यू cos में 0 डिग्री होता,
तो यहां पर cos थीटा को 0 रख दें तो हमको आर मैक्सिमम का मान मिल जाएगा। तो आर मैक्सिमम लिखें तो आर मैक्सिमम का वैल्यू जो मिलेगा वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री का अंडर रूट। इसको सॉल्व कर दें तो cos 0 1 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट और बराबर करेंगे तो p प्लस क्यू आएगा। और यही r का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो यही मिलेगा। किसी भी दो वेक्टर के लिए दोनों को जोड़ देना है तो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान दे दे। मतलब कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटा दे, और अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दे। और इसके हिसाब से आप दो सदिश का आप रिजल्टेंट निकाल करके बता सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कितना हो। बीच में थीटा 0 से 180 तक वैरी करेगा तो 0 से 80 तक वो बदलेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू p माइनस क्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू p प्लस क्यू होगा। इससे ना p प्लस क्यू से ऊपर होगा और ना ही p माइनस क्यू से नीचे होगा। अब यहां पर बीच में वैरी लाई करेगा, वैल्यू जो होगा वो वैरी करेगा, या तो मिनिमम यहां जाएगा और मैक्सिमम यहां जाएगा। अब इसी से कई सवाल एग्जाम में पूछ देता। अब यहां पर ध्यान दें कि हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि दो बल है, एक बल है 10 न्यूटन का और एक बल है 15 न्यूटन का। पूछ दे कि दोनों को जोड़कर कितना न्यूटन होगा बल का मान। तो अगर इतना ही दिया है कि 10 न्यूटन और 15 न्यूटन का बल किसी पिंड पर कार्य करे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा या परिणामी बल का मान कितना होगा। तो यहां आंसर जो मिलेगा वो आंसर कांट बी से होगा। कांट बी से मतलब कहा नहीं जा सकता कि कितना होगा। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन 15 न्यूटन दो वेक्टर तो है, लेकिन दोनों के बीच का थीटा नहीं है, और थीटा जब तक नहीं होगा तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते कि कितना मान होगा। लेकिन ये पूछ दे कि 10 न्यूटन और 15 न्यूटन का मैक्सिमम जो रिजल्टेंट लगेगा किसी पिंड पर कितना लगेगा, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालें तो आर मैक्सिमम अभी हम पढ़े हैं कि आर मैक्सिमम जब होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 10 और प्लस 15 ये 25 न्यूटन हो जाता। ये मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर का 25 न्यूटन होगा जब 10 न्यूटन और 15 न्यूटन का दो फोर्स हो। यही अगर मिनिमम पूछ दे कि आर मिनिमम कितना होगा, तो आर मिनिमम जो होगा वो 15 और माइनस 10 होगा, वो 5 न्यूटन हो। तो मिनिमम वैल्यू 5 न्यूटन होगा 10 और 15 का, और मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन होगा। मतलब 25 से ये ऊपर नहीं जा सकता और 5 से नीचे नहीं जा सकता, और बाकी 5 से लेकर 25 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि थीटा कहां पर है। अब यहां ध्यान रखना है कि 25 न्यूटन लाने के लिए थीटा का मान जो होता है वो कितना, तो 0 डिग्री। हमने रखा था कि मैक्सिमम तभी होगा जब मैक्सिमम में थीटा का मान 0 डिग्री हो। तो ये याद रखना साथियों कि जब भी दो सदिश 0 डिग्री पर एक साथ पिंड पर काम करे तो रिजल्टेंट फोर्स का मान महत्तम होता। और 0 डिग्री का मतलब सिंपल समझना है कि जो वेक्टर लग रहा है वो समान दिशा में लग रहा, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा। तो समान दिशा में दोनों वेक्टर होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स का या वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। जबकि मिनिमम निकालना है तो हमने पढ़ा है मिनिमम के लिए जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब विपरीत दिशा होता है। मतलब एक अगर पूरब की तरफ होगा तो एक पश्चिम की तरफ हो। इसको ऐसे समझें कि अगर यही 10 न्यूटन 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट आर मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, तो साथियों ध्यान दें कि एक गेंद है। अब गेंद अगर ऐसे है और इस गेंद पर दो फोर्स कह रहा है 10 न्यूटन और 15 न्यूटन का लग रहा, तो 10 न्यूटन और 15 न्यूटन का फोर्स लगे तो मान ले कि एक फोर्स हम इधर से लगा दे 10 न्यूटन और इसी से दूसरा फोर्स लगा दे इसी लाइन पर 5 न्यूटन। तो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का दो फोर्स लगाएंगे तो दोनों का इस पर रिजल्टेंट जो मिलेगा, ये फोर्स आर का जो मान होगा 10 और 5,
15 न्यूटन हो जाए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहा। मतलब इस पिंड पर टोटल फोर्स का मान 15 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर डायरेक्शन लगा और सिमिलर डायरेक्शन के कारण थीटा 0। अब इसी गेंद पर अगर यही दो फोर्स लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा हो इधर से 10 न्यूटन का और इसके अपोजिट इधर से लगा दें 5 न्यूटन का, तो गेंद है और इस पर दो डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन इधर से धकेल रहा है, 5 न्यूटन इधर से धकेल रहा है, तो फाइनल फोर्स इस पर कितना लगेगा? तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन निकले तो 10 न्यूटन बड़ा फोर्स है, 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इसका तो कमेगा, न्यूट्रलाइज करेगा 5, लेकिन 5 न्यूटन इसका ज्यादा है, तो फाइनली इस पर आर का मान जो होगा 10 और -5 बराबर 5 न्यूटन लगेगा। और 5 न्यूटन का जो डायरेक्शन होगा वो 10 न्यूटन वाले फोर्स की तरफ हो। मतलब दो बल लग रहा हो किसी पिंड पर या दो वेक्टर काम कर रहा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मान उधर ही होगा जिस बल का या जिस वेक्टर का डायरेक्शन, जिस बल का मान बड़ा होगा या जिस वेक्टर का मान बड़ा होगा। तो 10 न्यूटन का मान बड़ा है 5 से, मतलब दिशा जो होगा रिजल्टेंट का वो 10 न्यूटन की तरफ हो, मतलब डायरेक्शन जो होगा इसमें वो 10 न्यूटन वाले बल की तरफ होगा। ये ध्यान रखना, यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? तो दोनों सिमिलर डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन वही रहेगा जो दोनों मिलकर काम कर रहा। तो इस रूप में ध्यान रखना साथियों कि बल जब भी लगता है या वेक्टर जब भी काम करता है एक पिंड पर एक से अधिक वेक्टर, तो आपको रिजल्टेंट जो निकालना है इसी वैल्यू से निकालना। अब एग्जाम में दे कई तरह के क्वेश्चंस देता रहता, जैसे एग्जाम में दे कि एक क्वेश्चन दे कि एक पिंड है जिस पर 20 न्यूटन और 15 न्यूटन का दो बल कार्य कर रहा, तो बस 20 न्यूटन और 15 न्यूटन का दो बल कार्य कर रहा है, तो इस पिंड पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है? और 3 ऑप्शन दे कितना हो सकता है इनमें से जो वैल्यू दिया हुआ। तो ए दे 18 न्यूटन, बी बी जो दे वो दे 25 न्यूटन, सी दे वो 36 न्यूटन और डी दे 30 न्यूटन। और आपसे पूछे कि इनमें से कौन वैल्यू हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट, तो दोनों का 20 और 15 है, तो 20 और 15 का रिजल्टेंट अगर पूछे और 4 ऑप्शन दे 18 न्यूटन, 25 न्यूटन, 36 न्यूटन, 30 न्यूटन, कौन हो सकता है? तो इसमें वैल्यू कौन हो सकता है? तो देखें कि 18 न्यूटन है, 25 न्यूटन है और 30 न्यूटन, 36 न्यूटन। हमने कहा कि दो वेक्टर जब काम करता है तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम जो होगा वो P प्लस Q होगा और मिनिमम P माइनस Q होगा। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू 20 और 15 का अगर निकालें तो R मिनिमम जो होगा वो 20 और 15, 20 माइनस 15 5 न्यूटन हो सकता है, और R मैक्सिमम जो होगा वो 20 और प्लस 15 35 न्यूटन होगा। तो 35 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, 5 न्यूटन मिनिमम वैल्यू, इससे 5 से कम नहीं होगा और 35 से ज्यादा नहीं होगा। तो 5 और 35, 5 से 35 तक लेकर जो वैल्यू इसमें कौन कौन है? तो 18 5 35 के बीच है, 25 5 35 के बीच है, 30 न्यूटन में 5 35, लेकिन ये है तो ये नहीं हो सकता। 36 न्यूटन कभी नहीं होगा, लेकिन ये तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, डिपेंड करेगा कि थीटा का मान कितना। तो साथियों एडिशन ऑफ वेक्टर को जरूर ध्यान रखें, छोटा छोटा सवाल एग्जाम में पूछा है। अभी जो हाल फिलहाल में एएलपी टेक्नीशियन का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, वहां भी कई सवाल यहां से कई अलग अलग पालियों में सिटिंग्स पे पूछे गए, और बिल्कुल सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट आपको पता तो आप विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं कि ये वेक्टर कैसे जुड़ता है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है। अगर थीटा का मान दे दिया तो थीटा को मान रख करके आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा ऑन रूट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा। तो इतना चीज पहले ध्यान रखें। अब यहां के बाद आगे बढ़े तो वेक्टर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोग को जानना है, और उसी को हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे, जो इसका एप्लीकेशन है, और इसी से कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम। तो चलते हैं आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जिसको हम केस के रूप में देख सकते हैं, और एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, और केस दिया गया है कि दो वेक्टर हो जिसका मान एक का P है और दूसरा का मान Q है, और दोनों जो है जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, और इस स्थिति में
आर का मान कितना होता है ये आपको कैलकुलेट करना। तो दो वेक्टर दे दिया कि पी और क्यू जो है एक ही मैग्नीट्यूड का, जैसे यहां पर हमने लिया था 5 न्यूटन 10 न्यूटन अलग अलग वैल्यू, लेकिन दोनों 5 न्यूटन ले लें या दोनों 10 न्यूटन ले लें, मतलब पी और क्यू का मान बराबर है। मतलब अगर वेक्टर है, बल है तो दोनों समान बल है, 10 न्यूटन का था दोनों 10 है, 5 न्यूटन का था दोनों 5 न्यूटन का, और तब रिजल्टेंट निकालना है। तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं इसको देखें। तो हमने भी यहां देखें, हमने लिखा है पी बराबर क्यू है, और हमने पढ़ा है कि जो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका आर का मान जो यहां दिया हुआ है, ये आर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा का रूट होता है। ये तो बेसिक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। वेक्टर जोड़ने का मूल आधार यही है। इसी से आपको जोड़ करके किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तो कुछ भी कंडीशन दी आपको फॉलो इसी को करना। साथियों वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल बटन को दबाएं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जीएस विथ एच रोसर, ये ध्यान रखना है। ये टेलीग्राम का चैनल है मेरा, और इस टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन 21 क्वेश्चंस 7 पेपर से, जो 7 विषय होते हैं जिसमें सारे चीज आर्ट साइंस सेक्शन वो कवर होता है, और उसमें से 21 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। उस पर 12 सेट हो चुका है, जिसका क्वेश्चन आपको उपलब्ध होता है, और बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड 66 बीपीएससी पीटी का बात हो, बिहार दरोगा की बात हो, जो हम ऑफलाइन क्लासेज चला रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है, उसी के चलते मैंने रिवीजन के तौर पर अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसको जरूर बनाएं, और बना करके जो नेक्स्ट डे आंसर जारी किया जाता है उसके हिसाब से उसको मिलाएं, और देखें कि कहां पर आपकी कमियां हैं, कहां वीकनेस है, जिसको दूर करने का काम करें। वीडियो के माध्यम से आप पढ़ें, किताब बुक अवेलेबल है। 1-2 विषय का बचा हुआ है, फिजिक्स आ जाएगा, लॉकडाउन जब खुलेगा तो फिजिक्स का बुक भी अवेलेबल होगा आपको, जो एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड पैटर्न पर हमने लिखा है, जिसमें ज्यादातर नॉन टेक्निकल एग्जाम को ध्यान में रखकर के टेक्निकल एग्जाम जिसमें न्यूमेरिकल्स प्रश्न होते हैं उसके लिए भी अलग से मैं एक बार बुक बनाऊंगा, जो आपको काफी मदद करेगा। तो चलते हैं। ये पहले तो आप ध्यान रखें कि जीएस विथ एच रोशन पर टेलीग्राम पर जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आपको वो क्वेश्चंस का कलेक्शन जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से चल रहा है, शॉर्ट टेस्ट सीरीज, उसको बनाने का प्रतिदिन प्रयास करें। तो चलते हैं। पहला केस देखना है, P बराबर Q बराबर R होता है तो R का वैल्यू कितना होगा। तो हमने कहा R यही है। अब इस R को यहां लाएं तो R बराबर हमने पढ़ा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा का अंडर रूट। लेकिन यहां कंडीशन लगा हुआ है साथी दोस्तों, कंडीशन लगा हुआ है कि P और Q बराबर है, जितना P है उतना ही Q है। तो P बराबर Q जब कंडीशन दे दिया तो P को Q लिख सकते हैं या Q को P लिख सकते हैं, बात बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करें और लिखें P स्क्वायर, Q को ही P ही मान लेते हैं, तो P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P और इंटू कॉस थीटा, कोई अंतर नहीं है, वही सूत्र है। यहां कंडीशन के हिसाब से हमने लिखा है P बराबर Q के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करें तो कॉस थीटा यहां पर है। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर लिखें तो यहां पर इसको और आगे बढ़ाएं तो जो मिलेगा P स्क्वायर और P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस यहां है 2P स्क्वायर कॉस थीटा, वही है, इसको हम आगे बढ़ाए हैं। अब आगे इसको लिखें और इसको 2P स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, ये ध्यान रखना। तो यही फॉर्मूला है बेसिक, लेकिन केस लगा हुआ है चूंकि P बराबर Q, तो हमने Q को P ही मान लिया, इसलिए फॉर्मूला इस रूप में आ गया। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो ये 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का जो मान है ट्रिगोनोमेट्री में एक वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बात यही है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान दें कि इस वैल्यू को हम यहां रखें तो बराबर करें तो अंडर रूट करके यहां लिखें तो 2P स्क्वायर, और इसका वैल्यू ये लेते हैं इंटू 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको आगे बढ़ाएं तो जो वैल्यू मिलेगा हमको, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देता, और आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो इसको बनाने में सेकंड भी नहीं लगते हैं, और आप क्वेश्चन देखते देखते आंसर को हल कर देते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो किसी भी विधि से आप इसको बना नहीं सकते, रट करके सवाल नहीं बनेगा। अब यहां पर इस वैल्यू को लाएं तो अंडर रूट में है 2 2 2 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। पी स्क्वायर है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2p हो जाएगा। और ये कॉस है स्क्वायर में, तो लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2। और ये वैल्यू जो मिला है ये r का मिला, ये ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू मिला वो आपका r का वैल्यू मिल गया कि जब दो वेक्टर समान दिया रहे, तो ध्यान रखना है p बराबर q, मतलब दो सेक्टर समान वैल्यू का है, और तब रिजल्टेंट पूछेगा तो 2p cos थीटा बाई 2 कर देंगे, आंसर मिल जाएगा कि कितना होगा। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको सिंपल है, कुछ इसमें आपको गलती नहीं करना। अब इस रूप में ध्यान दें कि r बराबर 2p cos थीटा बाई 2 होता है। बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर बराबर वैल्यू दिया रहे तो आपको इसी फॉर्मूले को यूज करके निकाल लेना। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर 2p cos थीटा बाई 2 दिया रहे और उसके हिसाब से आपको r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू तब निकालेंगे जब ये दो वेक्टर जो दिया हुआ था वो बराबर हो। जब तक दोनों वेक्टर का मान बराबर नहीं होगा तब तक इस फॉर्मूले को नहीं याद करें। तो ये ध्यान रखना है, दो समान वेक्टर, दो समान सदिश का ये परिणामी है। ये ध्यान रखना कि दो समान सदिश का जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका वैल्यू 2p cos थीटा बाई 2 होता। अब यहां के बाद आपको एक और हम बहुत महत्वपूर्ण केस बता देते हैं, जो आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब कॉन्सेप्चुअल क्या है कि अब यहां ध्यान दें कि हम केस 2 लिख रहे हैं, और इस केस 2 में जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि P बराबर Q और बराबर R है। ये कब हो सकता है इसको देखना, मतलब कि जो P है वही Q है और उतना ही R है। मतलब दो समान सदिश तो था ही, R निकाले थे जब R का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन यहां पता है कि P बराबर Q है ही, बराबर R है, मतलब जितना P है उतना ही Q है, बताओ उतना ही R। तो ये कब हो सकता है या किस कंडीशन में होगा, इसको हम लोग को यहां पर देखना। और ये हम ध्यान रखना है कि ऐसा तभी होगा जब दो सदिश के बीच का थीटा 120 डिग्री। तो ये ध्यान रखना पहले तो कि अगर दो सदिश दिया हुआ है और दोनों सदिश का परिणामी जो रिजल्टेंट वेक्टर वो दोनों में से दोनों सदिश के किसी एक मान के बराबर है, तो वो जो वैल्यू होगा तभी होगा जब थीटा का मान 120 डिग्री होगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये ध्यान रखना है, ये इसलिए कि यहां पर आपको यहां निकाला हुआ r बराबर 2p cos थीटा बाई 2, और यहां r जो हमने कहा ये कब आया है, जब कि p बराबर q है, और p बराबर q है और उतना ही r है, मतलब ये p के बराबर r है। तो इसको रखें वैल्यू। तो यहां पर हमने कहा था कि दो समान सदिश होता है जो p और q बराबर है, तो r बराबर जो होता है 2p cos थीटा बाई 2 होता है। हमको थीटा निकालना है कि कब होगा, लेकिन यहां दिया कि P बराबर Q बराबर R, तो P है उतना ही R भी है, या Q है उतना ही R भी है। तो P और Q बराबर, तो P का मान यहां रखें, तो P बराबर 2P cos थीटा बाई 2। इसको सॉल्व कर इधर लाएं तो P बटा 2P बराबर cos थीटा बाई 2। इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखें P कटेगा, ये तो P कटेगा तो आ गया हाफ, तो हाफ बराबर आ गया cos थीटा बाई 2, और हाफ जो मान होता है वो cos थीटा बाई 2 का मान कितना होता है, तो हाफ का मान होता है cos 60। तो cos 60 को हाफ माना जाता है, तो थीटा का मान हाफ होता है जब 60 होता है। मतलब यहां जो वैल्यू है ये हाफ बराबर cos थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, तो cos 60 डिग्री या cos थीटा बाई 2 बराबर हाफ दिया हुआ है, मतलब हमको एक वैल्यू मिल गया कि थीटा बाई 2 जो है एक्चुअली 60 डिग्री है। इसलिए थीटा बराबर कितना है,
तो 60 और इंटू 2 करेंगे तो 120 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखना। मतलब क्या यहां आता है कि जब भी दो समान सदिश 120 डिग्री के कोण पर होगा तो उसका रिजल्टेंट दोनों के बराबर होगा। मतलब कि ऐसे लें कि एक सदिश ये ऐसे है, दूसरा सदिश ऐसे, तो ये और ये दो सदिश, इसका मान भी 20 न्यूटन है, इसका मान भी 20 न्यूटन है। तो 20-20 मतलब P और Q बराबर है, P बराबर Q जो यहां लिखा गया। और हमने कहा था P बराबर Q का R जो होता है वो उतना ही होता है अगर दोनों बराबर होगा। कब? जब थीटा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री दे दिया जाए ये थीटा का मान, तो ये जो वैल्यू होगा ये R ये भी 20 न्यूटन ही होगा। ये ध्यान रखना। मतलब जब 20 न्यूटन का 2 बार 120 डिग्री पर लगेगा तो उसका रिजल्टेंट जो दोनों का होगा वो भी 20 न्यूटन ही होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता। और ये तब होता है जब दो समान सदिश 120 डिग्री के कोण पर काम कर रहा हो। तो बिल्कुल याद रखना है कि P बराबर Q बराबर R के लिए थीटा कितना होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। और साथियों कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ देगा, कभी कभी ऐसे चित्र बनाकर दे देगा कि आपको दे दिया जाए तो आपको R निकालना। और एक चीज ध्यान रखना है कि दो सदिश का, ये हम देख रहे हैं कि दो सदिश का, ये बिल्कुल याद रखना कि दो सदिश का परिणामी जो होता है वो थीटा को बाइसेक्ट करता है, मतलब दोनों के बीचों बीच गुजरेगा। मतलब अगर 20 न्यूटन तो इसका फोर्स जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच से क्रॉस करेगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये दो सदिश का परिणामी जो होता है सदिशों को बीच से बाइसेक्ट करता, मतलब बीचों बीच गुजरता। तो यही एडिशन ऑफ वेक्टर की बात जो आपके लेवल में जो जनरल एग्जाम है उसमें इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता। इवन कि टेक्निकल एग्जाम में भी इतना ही कॉन्सेप्ट से आपका एडिशन ऑफ वेक्टर का सारा सवाल बन जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।